हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो। तो देखो हमने पार्ट 1 के बारे में बात कर ली, हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो थी उसके बारे में हम डिटेल में बात कर ली हमने, यानी कि हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे थे। अब हम बात किसकी करेंगे, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं, और जो कि इंडिया को सेंटर में रख के जो हम अब ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर है जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। अच्छा, ये किसके बारे में बात हो रही है, तो स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो जब होता क्या है, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो होती है किसी भी जगह की, वो उस जगह का वेल्थ है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों ने सेटल डाउन होना शुरू किया, है ना। हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो रही है। नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करें, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। साउथ की हम बात करें, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो बहुत कम पॉपुलेशन है। थोड़ा सा एक्सट्रीम नॉर्थ में चले जाओगे, लद्दाख वाली साइड में, तो यहां पे तो नामात्री पॉपुलेशन है। तो देखो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन होता है, अलग अलग होता है। वहां का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, वहां की डेंसिटी अलग है, ग्रोथ अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है, तो हर एक चीज अलग होती है। तो ये सारी जो चीजें हम इंडिया को ध्यान में रखते हुए हम जो है पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। क्लियर हुआ? चलिए देख लेते हैं ध्यान से। अब देखो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, सारे टॉपिक्स जो है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, सारी जो टॉपिक्स हैं, डेंसिटी की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन सब की हम बात करेंगे। स्टेजेस कौन सी होती हैं, जो रीजनल वेरिएशंस होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ठीक है एट सोलेंस को। क्लियर हुआ? यानी कि हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। हम तमाम टॉपिक्स के बारे में जो है इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। हमारा मेन जो एम है वो रहने वाला है कि कम से कम वक्त में, क्योंकि माइंड मैप सीरीज है भाई, ज्यादा लंबी नहीं खींच सकता इसको मैं, तो कम से कम वक्त में जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक्स है उनको कवर कर लें, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको तो बिल्कुल ही कवर करना है अपन को। क्लियर हुआ? चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिंपल सा बोला गया है कि भाई किसी भी देश की जो पॉपुलेशन जो होती है ना वो इसका मेन कंपोनेंट है। अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं तो भाई पॉपुलेशन जो है ना वो सेंटर पार्ट आ जाता है ना। जैसे मान के चलो भाई किसी भी जगह की पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन है तो वहां पे क्या है, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, वहां पे लोग रह रहे हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी का तो वो तो पार्ट हो गया ना, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट किया, और जब उसके साथ में इंटरेक्ट किया तो हम दोनों की जो रिलेशनशिप है वही तो दिखाता है ना ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम लोग सेटल डाउन हो गए, हम सेटल डाउन वहां हुए जहां पर फिजिकल जो फीचर्स थे वो हमारे फेवर में थे। तभी तो होता है ना भाई, पहाड़ों पे कम पॉपुलेशन होती है, नदर्न प्लेन्स में ज्यादा पॉपुलेशन है। क्यों है? क्योंकि वहां का सॉइल फर्टाइल है ना, वहां पे प्लेन एरिया, वहां की टेरेन कुछ ऐसी है कि वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती रहने में, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। तो यहां पे वही पहली लाइन वही बोली हुई है कि जो पॉपुलेशन जो है ना, किसी भी देश के जो लोग हैं, है ना, उस देश की जो पॉपुलेशन है, तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है कंट्री के लिए। क्लियर हुआ? इंडिया की अगर 2011 की डेटा की हम बात करें तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अभी की डेटा की हम बात करें तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, ऑलमोस्ट नंबर 1 पे आ गए हम, है ना। 1.43 बिलियन से ऊपर जो है पॉपुलेशन हमारी हो चुकी है। तो भाई पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, घटती रहती है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएशंस बहुत ज्यादा होंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, डेंसिटी अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं होगा, इवन नहीं होगा, अनइवन होगा। कहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कहीं पॉपुलेशन बहुत कम है। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन की हम बात करें तो भैया हमारी जो पूरी पॉपुलेशन जो है ना वो कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, उतनी पॉपुलेशन हमारी, मतलब जितने लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, जितने लोग साउथ में रहते हैं, और जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो एक बात बहुत फेमस है, आपने एक मूवी में सुनी होगी कि भाई पॉपुलेशन के नाम पे, है ना, हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया को पैदा करते हैं। तो ये रियलिटी है कि जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है ना उतनी पॉपुलेशन तो हम क्या करते हैं, हर साल निकाल लेते हैं भाई, हर साल हम पैदा हो जाते हैं उतने लोग तुम्हारे देश में। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे ऐसा बोला गया है कि भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो काफी अनइवन है। जैसे हम यूपी की बात करें, यूपी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया की हम बात करें, यूपी नंबर 1 पे, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र की हम बात करें, वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अब यहां पे पॉपुलेशन है क्यों? अब ऑब्वियस सी बात है, देखो मुंबई को अगर हम हटा दें थोड़ा सा तो नदर्न प्लेन्स में आ जाओ तो यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन मिलेगी, है ना। वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, उधर तो प्रॉपर तरीके से वो जो प्रॉपर जो खेती होती है ना, क्योंकि उधर पूरा जो फ्लड प्लेन्स वगैरह बहुत ज्यादा है तो वहां पे खेती वगैरह काफी अच्छी होती है। आप देखोगे तो जूट की खेती काफी अच्छी होती है ना। तो क्यों, रीजन क्या है, वहां पे सॉइल थोड़ा फर्टाइल है। आप देखोगे ना, अगर हम बात करें अंग्रेजों के टाइम पर तो वहां पर तो अंग्रेजों के टाइम की हम बात करें, वेस्ट बंगाल सबसे डेवलप स्टेट था उनके टाइम पर। कैलकाटा को उन्होंने सेंटर बनाया था, आज के टाइम पर हमारा सेंटर दिल्ली है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर कैलकाटा था हमारा सेंटर है ना। एक टाइम पर कैपिटल कैलकाटा हुआ करती थी हमारी। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो यूपी की है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र
महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं बात करूं ये जो 10 स्टेट्स हैं, इनके नाम याद रख लेना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इसकी हम बात करें, ये जो गुजरात की बात करें, ये ऑल टुगेदर जो इनकी पॉपुलेशन है वो पूरी इंडिया की 76% पॉपुलेशन को जो है कंट्रीब्यूट करती है। समझ में आया? यानी कि इन 10 स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स कितनी है इंडिया की? तो 28 स्टेट्स है ना। 28 में से ये जो 10 स्टेट्स है ना, ये 76% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। सोच के देखो, बची कितनी? 28 में से 10 घटाओगे तो कितनी बची? हमारी करीबन 18 है ना, 18 स्टेट्स बची। 18 स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें, बाकी की ये जो 10 स्टेट्स है ना, यही अकेले मिलकर 76% ऑलमोस्ट, मतलब 80%, राउंड ऑफ थोड़ा करेंगे तो 80% हो जाएगा, इतनी पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। क्लियर हुआ? लेकिन वही मैं बात करूं जो दूसरे स्टेट्स हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि भाई यहाँ का टेरेन कुछ ऐसा है भाई, पूरा हिली एरिया है, जंगली जंगल है यहाँ पे, है ना। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो ये सारी जो चीजें यहाँ पे यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ ये सारी स्टेट्स में आओगे, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करें, नागालैंड, सिक्किम, है ना, मेघालय वगैरह, तो यहाँ पे भी आपको जो पॉपुलेशन है वो कम ही मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है, तो इस बेल्ट में देखो सबसे ज्यादा जो ये डार्क दिख रहा है ना, डार्क पिंक जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ अच्छी खासी आपको जो है पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? अब जैसे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बहुत लाइट है, तो ये लाइट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लोग बहुत कम रह रहे हैं, है ना। अब ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। ब्लू का मतलब ये डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी। क्लियर हुआ ना? क्यों? यहाँ पे आप पाओगे, इसका पूरा टेरेन ही कुछ ऐसा है यार, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, लोग कहाँ रहेंगे? ठंड इतनी पड़ती है यहाँ पर, -20 -30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात आपको कम मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं फैक्टर्स पे, कि हाँ चलो आपने बता दिया सर कि पॉपुलेशन जो है वो हर जगह अनइवन है। ठीक है सर, बता दिया, लेकिन पॉपुलेशन के अनइवन होने का रीजन क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं? मतलब कोई भी कहीं रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स बताए गए हैं, एक तो आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, और एक है, नहीं 3 फैक्टर बताएंगे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 2 नहीं है, 3 है। एक तो है भाई हमारा फिजिकल फैक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी जगह की क्लाइमेट कैसी है, किसी भी जगह वाटर है या नहीं है, वाटर कैसा है भाई, टेरेन कैसे, टेरेन का मतलब होता है सिंपल सा कि भाई कहीं पहाड़ है तो कहीं प्लेन है, ये सब टेरेन का ही पार्ट हो जाता है। तो कहीं टेरेन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और दैट्स ओनली द रीजन कि भाई नदर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है ना, तो वहां पे आप देखोगे वहां का टेरेन कैसा है, प्लेन है बिल्कुल, है ना। वहां की सॉइल कैसी है, फर्टाइल है। क्लाइमेट कैसा है, तो नॉर्मल रहता है भाई, गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो ऐसा भी नहीं है कि वहां पर रहने लायक कंडीशंस ना हो। समझ में आया ना? तो आप देखोगे नदर्न प्लेन में, इंक्लूडिंग हमारा यूपी वाला, दिल्ली, है ना, ये पूरा जो एरिया है हमारा नदर्न प्लेन का ही पार्ट है, तो यहां पे पॉपुलेशन आपको अच्छी खासी जो है देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो ना? तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा फिजिकल फैक्टर का, है ना। ये भी एक रेस्पॉन्सिबल है, आप बोल सकते हो कि कहीं की पॉपुलेशन कितनी होगी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये फैक्टर पे जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरे फैक्टर की हम बात करें, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अच्छा, जहां पर इकोनॉमिक्स आ जाए ना, इकोनॉमिक आ जाए, तो समझ लेना है पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी सोशियो इकोनॉमिक की बात क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है वो किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज है ना। ऑब्वियसली बात है, जब वो अपना वो आगे जिंदगी जीने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो खेती करेंगे, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, किसी न किसी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उनको जो है पैसे कमाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, पैसे कमाएंगे, है ना। और जो एक होता है ना कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, जब तुम खुद पैसे कमा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है। तो इससे रिलेटेड जो हम बोल देते हैं इसको सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हम जो भी डे टू डे लाइफ जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो पार्ट हो जाता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का। ठीक है। अगर आप देखोगे, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो कहां रहते हैं, जहां पर आप देखोगे जहां पर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, है ना। तभी हम बात करें नॉर्थ नदर्न प्लेन्स की, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है। समझ में आया? अच्छा, अब यहां पे आप देखोगे ना, जो भी हमारा पैटर्न के बारे में बात करोगे, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट का जो पैटर्न था, तो यहां पर क्या चीजें डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली बात है, देखो जहां पर अर्बनाइजेशन हो जाता है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, तो वहां पर एक पैटर्न आपको प्रॉपर देखने को मिलता है कि वहां पर पॉपुलेशन जो है ज्यादा होने लगती है। अब इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली। अब यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा डेंसिटी की हम बात करूं तो 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 से ऊपर लोग देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है अगर हम बात करें, टोक्यो को अगर छोड़ दें तो यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, इससे हुआ क्या, लोगों को नौकरी मिली, अपॉर्चुनिटीज मिली, तो वो आके शिफ्ट हो गए। बहुत सारी जो रूरल पॉपुलेशन जो थी वो आके शिफ्ट हो गई, क्यों, क्योंकि उनको काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना, मतलब कमाएंगे कैसे बेचारे, तभी तो हम बात कर रहे हैं ना सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में। तो आप देखोगे जहां पर अर्बनाइजेशन हो जाता है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, जहां पर एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है, तो वहां पर आपको देखो पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। चलिए,
आगे बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर। अच्छा, हिस्टोरिकल फैक्टर की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे शहर आ जाते हैं। लाइक हम बात करें जैसे मुंबई, ऐसा बोला जाता है मुंबई बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, इसको अंग्रेजों ने मिलकर बनाया था। पहले मुंबई जो है गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर आप देख लो फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे देश की, ठीक है ना। मुंबई की हम बात करें तो ऐसा क्यों है भाई, तो यहाँ पे हमारी जो हिस्ट्री जो है वो रिलेट, जैसा बात करें हिस्ट्री की, तो अंग्रेज जब आए उन्होंने किसको बनाया, उन्होंने कैलकाटा को बनाया। कैलकाटा भी कोई भाई बहुत, कलकत्ता बोलते थे इसको, कोई बहुत बड़ा वो शहर नहीं था। आज के टाइम पर एक डेंस पॉपुलेटेड शहर है कैलकाटा की मैं बात करूं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसको बनाया किसने भाई, अंग्रेजों ने। तो कोई कोई जगह ऐसी होती है जिनकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है, क्लियर हुआ ना, जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें जम्मू की, जम्मू में चले जाओगे, जम्मू में पॉपुलेशन ठीक ठाक है। क्यों, क्योंकि भाई वहां पे एक वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक पिलग्रिमेज साइट है, ना, तीर्थ यात्री जो यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं वैष्णो देवी की, वैष्णो देवी माँ की, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें चेन्नई की, है ना, मुंबई की, कैलकाटा की, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स करवाई थी। पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये जो साइट्स थी ये इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं थी, है ना। लेकिन उनके बाद उन्होंने क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको अपना इंपॉर्टेंट सेंटर बना लिया, ठीक है। फिर आप देखोगे यहां पर पॉपुलेशन आती गई आती गई, आज के टाइम पर भी आप देखते हो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है पूरे देश का, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं। तो तीन फैक्टर है हमारे, फिजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। अच्छा, मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है ना, तो नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। जैसे हम बात करूं पर स्क्वायर यूनिट, है ना, पर स्क्वायर यूनिट, पर स्क्वायर यूनिट की बात करूं, जैसे आप 1 किलोमीटर इधर गए, 1 किलोमीटर इधर गए, 1 किलोमीटर, है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। अब इधर जो है पॉपुलेशन कितनी है, कितनी डेंसिटी है, पॉपुलेशन बढ़ी कितनी हुई है, लोग तो होंगे ना, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में या तो 10 लोग रह रहे होंगे, है ना, या 11 रह रहे होंगे, 12 रह रहे होंगे, 13, 15, 20, 30, कितने रह रहे होंगे, तो उसकी जो है यहां पर बात की जा रही है, क्लियर हुआ ना। अच्छा, अगर मैं 2011 की डेटा की बात करूं, है ना, अगर मैं 2011 की डेटा की बात करूं तो यहां पर आपको दिखता है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा वेरी कर सकता है ना, आप एक बार बुक में चेक कर लेना। वैसे मैंने बुक में चेक किया है तो उसमें 2011 आपके एनसीईआरटी में 2011 का ही डेटा दे रखा है। तो अगर मैं एवरेज बात करूं, मैं ना पूरे इंडिया की डेंसिटी की, एवरेज डेंसिटी की बात करूं तो ये कितनी निकल के आती है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर निकल के आती है। अच्छा, यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि कहीं तो बहुत ज्यादा डेंसिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, और कहीं बहुत कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, है ना, अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहां पे 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है, 17%, मतलब अगर ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है तो यहां पे सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। और मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, यहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, बेहद कम है ना। लेकिन वही मैं बात करूं कहां की, वही मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली का नंबर देखो आप, है ना, 10,000 से ऊपर निकल गया। ये मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में आप देखोगे 11,297, और ये 2011 का डेटा है। समझ रहे हो ना कि भाई डेंसिटी जो है वैरी कितनी कर रही है। अब जो एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुके हैं, जो एक जो अर्बनाइजेशन के और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हब बन चुके हैं, वहां पर पॉपुलेशन किस लेवल पर बढ़ रही है। जैसे मैं गुड़गांव की बात करूं, नोएडा की बात करूं, दिल्ली की, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, यहां पर आप देखोगे ना, यहां पे अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी, क्लियर हुआ। जैसे हम नदर्न स्टेट्स की बात करें, इंडिया के जो नदर्न स्टेट्स हैं, लाइक बिहार की मैं बात करूं, है ना, बिहार की आप देख लो, वेस्ट बंगाल की बात करूं, ये पूरे स्टेट्स का यहां पे क्या बताया जा रहा है, पूरे स्टेट का यहां पर डेंसिटी बताई जा रही है ना। आप उत्तर प्रदेश का देख लो, तो यहां पर आप देखोगे ना काफी अच्छी खासी जो आपको डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं बात करूं कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनकी कम डेंसिटी है, लेट्स से यहां पे केरला की बात करें तो 859 की 859 जो है डेंसिटी है। अब देखो 859 इंडिया के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन आप जाओगे ना यूरोप में, तो यूरोप में 859 बहुत ज्यादा डेंसिटी मानी जाती है। वहां पर तो मतलब जैसे फिनलैंड वगैरह, डेनमार्क में जाओगे ना, तो वहां पे कसम से वहां पे कोई नहीं होता, पूरे खाली पड़े हुए हैं वो। उनकी जो डेंसिटी है ना, वो एवरेज डेंसिटी 12, 13, 15 होती है बस, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 12, 13 लोग रह रहे हैं, वो ऑलमोस्ट पूरे खाली है। तो डेवलप्ड नेशन में आपको यहां पे थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलेगा। जैसे इनके इंडिया के हिसाब से 859 बहुत बहुत कम है ना, कम है एक्चुअल में। लेकिन अगर आप यूरोप में जाओगे तो ये बहुत ज्यादा है, क्लियर हुआ ना। जैसे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में थोड़े कम लोग रहते हैं, है ना, तो ये सब जो है अच्छा, अब मैं बात करूं इनका, अगर थोड़ा सा कंपेयर करोगे, जैसे अभी हमने नॉर्थ की बात की, साउथ की बात की, तो अगर हम इनको नॉर्थ से कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है इनकी डेंसिटी थोड़ी कम है। लेकिन अगर मैं पेनिनसुलर रीजन की बात करूं, यानी कि ये वाले पार्ट की बात करूं, पेनिनसुला वाला जो पार्ट होता है ना, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा सर, वो तो भूल गए हम, वो तो 10th क्लास में पढ़े थे पेनिनसुला। अरे भाई तुमने दूसरी बुक में अभी पढ़ा था यार, वो जो चैप्टर है ना, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें पढ़ा नहीं आपने पेनिनसुलर के बारे में। पेनिनसुलर वो रीजन होता है जो 3 साइड से जो है पानी से घिरा हुआ होता है ना, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, 1, 2, 3। तो भाई ये पार्ट कौन सा हो गया हमारा, पेनिनसुलर वाला पार्ट हो गया। तो पेनिनसुलर वाले पार्ट की हम बात करें तो यहां पर जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो किसकी आती है, तो यहां पे केरला, है ना, और हम बात करें ये जो हमारा तमिलनाडु जो है, इसकी हाई निकल के आती है, क्लियर हुआ। चलिए, वैसे अगर नॉर्थ से हम कंपेयर करें तो इनकी कम है। चलिए, अब यहां पे एक और टर्म यूज होता है, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब ये बेसिकली होता क्या है, अब यहां पे सिंपल सी बात है कि भाई हम देखो, इसका फॉर्मूला वैसे होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। अब इससे हम सिंपल सा मतलब निकालते हैं भाई, हमारा जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है, जहां पर खेती हो रही है,
उसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है ना। तो काइंडली यहां पे क्या दिखाता है, अगर हम बात करें ऑल टुगेदर, ये सिंपल सा दिखाता है कि भाई ठीक है, पॉपुलेशन किसी जगह की इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन उस हिसाब से उस लैंड पे जो कल्टीवेटेड एरिया है उस पर कितना बर्डन आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी किसी भी पर्टिकुलर रीजन की, तो ऑब्वियसली बात है वहां का जो कल्टीवेटेड लैंड है उस पर भी तो बर्डन आएगा ना। समझ में आ रहा है ना कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वैसे वैसे डिमांड भी ग्रो हो रही है, लेकिन लैंड तो लिमिटेड है ना। लैंड को ऐसा तो है नहीं कि लैंड को आप बढ़ा दोगे, लैंड अगर आपका इतना है तो इतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए दूसरा आता है एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी की बात करूं, उसका फॉर्मूला होता है टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, आप देखोगे ना कि कितनी पॉपुलेशन है, जैसे हम बात करें टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन की बात, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जो खेती कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे ना यहां पे सिंपल सा दिखाता है कि कितनी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर कर रही है और कितना जो है लैंड एरिया है। मतलब लैंड एरिया के हिसाब से, जहां पर कल्टीवेटेड लैंड एरिया जो है उसके हिसाब से कितनी पॉपुलेशन जो है आप देखोगे एग्रीकल्चर में लगी हुई है। अगर आप ये चेक करोगे ना तो आप जो डेवलप्ड नेशन है उनका ये बहुत कम निकल के आता है, क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो या तो सर्विस सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में, उनके यहाँ पे खेती वेती करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो वहां पे आप देखोगे ना किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन इंडिया में ये चीज बहुत देखने को मिलती है। जो डेवलपिंग, स्पेशली जो डेवलपिंग नेशन की हम बात करें, लाइक इंडिया की बात कर लूं, कई हद तक मैं चाइना की बात कर लूं, तो यहाँ पे आपको ये अच्छा खासा देखने को मिलेगा कि वहां पर आपको एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है ना बहुत ज्यादा मिलेगी। उस नेट कल्टीवेटेड जो एरिया है जहां पर खेती हो रही है उसके हिसाब से वहां की जो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है वो काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। तो यहां पे आप देखोगे तो ये बेसिकली पूरा जो डेंसिटी है वो दिखा रहा है। अब डेंसिटी की हम बात करें, देखो यहाँ पे ये वाला जो बेल्ट है हमारा, कितनी डेंसिटी है, ये देखो ये डेंसिटी में देखो है ना। अगर थोड़ी सी हम इंडिया की ही बात करें, देखो ये इंडिया है हमारा, है ना, ये पूरा जो है इंडिया है हमारा, देखो ध्यान से, ये पूरा हमारा जो है इंडिया है। ठीक है, ये पूरा इंडिया है ना। यहाँ पे देखो कितनी, ये जो नदन वाली जो बेल्ट है यहाँ पे कितनी अच्छी पॉपुलेशन है। आप जाओगे नीचे तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर केरला की हम बात करें, अगर हम पूरे पेनिनसुलर रीजन की हम बात करेंगे, तो ये वाला जो रीजन है ना, और जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। ये जो केरला तमिलनाडु वाला पोर्शन जो है यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता है, तो भाई पॉपुलेशन के नंबर में चेंज आ रहा है ना, और वो जो चेंज का परसेंटेज है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ग्रोथ बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि भाई अगर हम 2 पॉइंट से हम देखें, लेट्स से कि 2015 और 2024, ठीक है, 2015 से 2024, अब इस पॉइंट पे पॉपुलेशन थी 10,000 है ना, और इस पॉइंट पे पॉपुलेशन होगी 25,000। ठीक है, ये पॉपुलेशन चेंज हुआ, चेंज पॉजिटिव टर्म में हुआ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। क्लियर हुआ ना। अब किसी भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें, किसी भी एरिया की हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें, एक पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स से यहां पे उठा लिया 2015, एक पॉइंट ऑफ टाइम उठा लिया 2025 2024। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें, इसके बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है, पॉपुलेशन क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कैसी ग्रोथ है, समझ में आया ना। तो उसको हम बोल देते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो परसेंटेज टर्म में ही डिफाइन करते हैं इसको हम, कि 20% पॉपुलेशन ग्रो हुई है, 20% पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हुई है, तो ये सब जो हम करते हैं। क्लियर हुआ ना। अच्छा, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या क्या चीजें आती होंगी आप बताओ। ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें इसमें बर्थ रेट आता होगा कि भाई अच्छा ठीक है, आप किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे 2 चीजें आएंगी। एक तो भाई आपका बर्थ रेट है कि भाई कितनी पॉपुलेशन पैदा हो रही है, डेथ रेट है, मर कितने रहे हैं, और एक चीज और यहाँ पे ऐड होती है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन, कि भाई माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन इन और माइग्रेशन आउट, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारी जो ये कैलकुलेशन होती है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने पढ़ाया था ना वो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाया था, उसमें भी आपको टर्म मैंने पढ़ाया था। अच्छा, जब मैं बात करता हूं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, एक आता है भाई इंड्यूस्ड ग्रोथ और दूसरा आता है नेचुरल ग्रोथ। अच्छा, अब इन दोनों को थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है ना। वैसे इनको ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया इस चैप्टर में, तो सिर्फ आप देखोगे ना नेचुरल ग्रोथ को ही बताया गया है, माइग्रेशन को नहीं बताया गया। माइग्रेशन का अलग चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, है ना, तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो नेचुरल ग्रोथ है और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा इंड्यूस्ड ग्रोथ है। नेचुरल ग्रोथ की हम बात करें तो हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं, इसको हम क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ रेट से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा सर, क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ रेट क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, है ना। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है कि हमने मतलब मान के चलो एक जगह का एक सैंपल साइज ले लिया 1000 में से कितने लोग जिंदा पैदा हो रहे हैं, है ना, मर नहीं रहे, जो जिंदा पैदा हो रहे हैं उनको हम बोल देते हैं बर्थ रेट, है ना, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड डेथ रेट की हम बात करें, 1000 का हमने सैंपल ले लिया किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने जो है 1000 का जो है सैंपल लिया, उसमें से कितने लोगों की जो है डेथ हो जाती है, पैदा हुए और डेथ हो गई उनकी, है ना। तो ये मैटर करता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप बात करोगे नेचुरल ग्रोथ की, तो नेचुरल ग्रोथ यही तो है, नेचुरल ग्रोथ की हम बात करें यही है कि भाई कितने लोग पैदा हो रहे हैं और फिर मर कितने रहे हैं,
और उसमें से कितने बचे, तो बैलेंस आउट जो बचता है तो वही तो पॉपुलेशन कह रहा था ना। लेकिन इसमें एक चीज और आती है जिसको हम काउंट करते हैं इंड्यूस्ड रेट में, ठीक है, इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट मान लो, कुछ भी बोल लो उसको, जैसे मैंने बताया था इंड्यूस्ड ग्रोथ की हम बात करें। इंड्यूस्ड ग्रोथ में क्या होता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन मूव इन कर रही है और मूव आउट कर रही है। मतलब ऐसा हुआ कि भाई इंडिया को जो है 20,000 लोग जो है छोड़ के चले गए, है ना, और 10,000 आ भी गए, है ना, और एक तरफ पॉपुलेशन में जो है आप देखोगे 20,000 लोग पैदा हुए और जिसमें से 5,000 लोग मर गए। तो इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या निकलता है हमारा, तो हमारा ग्रोथ रेट निकलता है। क्लियर हुआ ना, ये हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट हो जाता है। और ये इसकी हम बात करें, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हम किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हम माइग्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि कितने लोग जो है आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब भाई पॉपुलेशन जा रही है तो आ रही है, उसका कोई भी फैक्टर हो सकता है ना, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है ना, क्या पता वो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा हो। इंडिया में लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। क्लियर हुआ ना। तो ये दो चीजें जो होती हैं, इंड्यूस्ड की हम बात करें और नेचुरल ग्रोथ की हम बात करें, दोनों ही किसका पार्ट है, पॉपुलेशन ग्रोथ का पार्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक टर्म और यूज होता है, पॉपुलेशन डबलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डबलिंग, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन ने मान के चलो, मैंने बोला कि 2014 में पॉपुलेशन थी 10,000, ठीक है, और 2024 में पॉपुलेशन होगी 20,000। अब ये क्या हुआ, यहां पे पॉपुलेशन डबल हुई है ना। तो अब देखोगे ना, पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगा है, 6 साल ये और 4 साल वो, 6 और 4 10 साल लग गए पॉपुलेशन डबल करने में। तो यहां पे वही बात हो रही है कि भाई जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस रेट से पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। समझ में आया। तो देखो, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। जो करंट की एनुअल ग्रोथ रेट चल रही है ना, जैसे लेट्स से कि पॉपुलेशन हमारे देश की है 1 लाख, है ना, और जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2% की है, मतलब हर साल जो है 2,000 ऐड हो रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा अगले साल, 1 लाख से 1 लाख 2,000 हो जाएगा, है ना, 2% ग्रोथ हुई है। फिर उसमें क्या होगा, उसमें 2% ऐड हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है इसमें। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर हर साल जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रेट से पॉपुलेशन डबल जो है कितने साल में हो जाएगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पे आप देखोगे ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन का, तो देखो यहां पर देखो ग्रोथ इन द रेट ऑफ परसेंटेज, है ना, एबव 25 की हम बात करें तो देखो ये रीजन जो है, ये देखो ये बिहार वाला, बिहार में थोड़ी बुरी हालत है ना। यहां फिर आप देखोगे इस वाले रीजन में जो हमारा ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे थोड़ी सी बुरी हालत है, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है ना। जैसे हम बात करें ये वाले पार्ट की, तो यहाँ पे आपको उतना आप देखने को नहीं मिलेगा। यूपी वाला जो बेल्ट है पूरा यूपी, पंजाब में तो बहुत ही कम है ना। इधर थोड़े लोग नीचे आओगे, जैसे ऐसे नीचे आओगे तो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये साउथ इंडियन जो होते हैं थोड़े से एजुकेटेड ज्यादा होते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर जो ग्रोथ है वो आपको कम दिखाई देगी। अब ये जो हमारी ग्रोथ है ये भी अनइवन, समझ में आना, कहीं ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं ग्रोथ बहुत कम हो रही है। अब इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ कहीं ज्यादा क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब भाई जब किसी भी देश की पॉपुलेशन ग्रो कर रही होती है ना, उसकी भी स्टेजेस होती हैं, है ना, और स्टेजेस को हमने अलग अलग उसमें बांट लिया है ना, अलग अलग डिकेड्स में बांट लिया है। जैसे भाई अगर हम बात करें 19 जो पहली स्टेज की हम बात करते हैं तो उसको हमने लिया है 1901 से 1921 तक। अच्छा, ये स्टेज की हम बात करें तो इंडिया उस टाइम पर क्या था, इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री कहां था वो, भाई इंडिया तो एक कॉलोनी था बेसिकली, है ना, अंग्रेजों की कॉलोनी था उस टाइम पर इंडिया। अगर इस टाइम की हम बात करें तो इस टाइम पर आप देखोगे ना कि ग्रोथ जो थी वो स्टैग्नेंट थी, मतलब रुक सी गई थी, मतलब थम गई थी, वो ना बढ़ रही थी घट रही थी। मतलब क्या हुआ, ऐसे टाइम पीरियड को बोला जाता है कि देखो इस टाइम में क्या हुआ, इस टाइम पे इंटरेस्टिंग सी चीज ये हुई कि डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था। समझ में आ रहा, जैसे आपने सुना होगा, जैसे आप 1-2 जनरेशन पीछे जाओगे ना तो आपके बाबा जो परदादा होंगे वो 12-13 भाई निकलेंगे, है ना, 12-13 भाई, 4-5 बहनें, और उसमें से जिंदा तो 3-4 ही बचते थे। क्लियर हुआ ना। तो पहले होता क्या था, पहले डेथ रेट बहुत हाई था और बच्चे भी ज्यादा लोग पैदा करते थे, और इसीलिए बच्चे ज्यादा पैदा किए जाते थे कि भाई अगर 5-6 बच्चे पैदा होंगे 2-3 तो उसमें मर ही जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी नहीं भाई, है ना। तो यहां पर होता यह था कि भाई जितने बच्चे पैदा होते थे 1-3-4 तो उसमें मर जाया करते थे। तो आप इस टाइम पर देखोगे कि डेथ रेट भी हाई है ना, और हमारा जो बर्थ रेट है ये भी हाई है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही हाई है। तो इससे हुआ क्या, इससे ना पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो ना ज्यादा घट रही है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये जो एक ऐसी स्टेज है, पहली स्टेज में क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है बिल्कुल स्टैग्नेंट है। तो आप देखोगे ना 1920 का टाइम देखोगे तो इस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी इंडिया की, बहुत कम पॉपुलेशन थी। क्लियर हुआ ना। तो उसी चीज की जो यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पे इसका रीजन क्या था, तो आप देखोगे ना पुअर लोग बहुत ज्यादा थे, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज की हम बात करें, गरीबी बहुत ज्यादा थी, है ना, लो लिटरेसी रेट की बात करें, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें नहीं पता था, उन्हें बस बच्चे पैदा करने थे, भाई मेरे को 10-12 बच्चे पैदा करने हैं, इसमें 3-4 तो मर ही जाएंगे। क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे 5-5, 6-6 भाई देखने को मिल जाएंगे। इवन मैं एक जनरेशन पीछे की बात करूं, आपके पापा की भी टाइम की बात करूं तो आपके पापा भी 4-5 बहन भाई आराम से मिल जाएंगे। उनसे एक जनरेशन पीछे की बात करूं तो और ज्यादा बहन भाई मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ज्यादा थी। क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, इनएफिशिएंट
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड, बेसिक फैसिलिटीज, तो ये सब अवेलेबल नहीं थी। चलिए ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड स्टेज जो है 1921 से 51, इसमें हमने कितने साल ले लिए, इसमें हमने करीबन 30 साल ले लिया। इसमें आप देखोगे हुआ क्या कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना, इससे अगर कंपेयर करें तो इससे जो है यहां पर स्टडी ग्रोथ देखने को मिलती है। यहां पे हुआ क्या, हुआ ये कि भाई हमारे जो है, अब देखो यहां पे ऐसे टाइम पर ना बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स मतलब क्या हुआ, हेल्थ हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। सैनिटेशन आप देखोगे अच्छा होता है, मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो गिर जाता है ना, मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो लो हो जाता है, लो मोर्टेलिटी रेट। क्लियर हो, क्यों, क्योंकि यहां पर बेटर फैसिलिटीज मिल रही है। अब हेल्थ फैसिलिटीज जो है पहले से इंप्रूव हो चुकी हैं। तो अब इस केस में आप देखोगे कि अच्छी खासी जो यहां पर आपको एक बर्थ रेट देखने को मिलता है, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई हैं। तो भाई अगर आपको किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो एम्बुलेंस वगैरह की जुगाड़ हो चुकी है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। पहले तो आधे लोग तो ऐसे ही मर जाते थे कि भाई कोई गांव में बीमार पड़ा और जब तक वो 20-30 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होता था उसको जो है बैलगाड़ी से ले जाया करते थे, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल था नहीं, तो बेचारे की रास्ते में ही मौत हो जाया करती थी। ठीक है ना, तो पहले आधे लोग तो ऐसे ही मर जाया करते थे। मैंने पता नहीं कितने किस्से सुने हैं कि भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, कच्ची सड़क थी, है ना कोई मोटर व्हीकल था कोई, तो होता क्या था कि लोग जो है रास्ते में मर जाया करते थे। क्लियर हुआ, तो ये सारी चीजें बहुत देखने को मिलती थी। अब क्या हुआ, अब जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सही हो गई, हाई बर्थ रेट हो गया और यहां पर डेथ रेट जो है डिक्लाइन होने लगा। अब यहां पे क्या शुरू हो जाएगा, अब यहां पर हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक स्टडी ग्रोथ दिखाएगी, बहुत अच्छी खासी जो ग्रोथ है यहां पर देखने को मिलेगी। और फिर तीसरा स्टेज आता है 1951 से 81 तक। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब ऐसा नहीं है पॉपुलेशन फट गई, ऐसा नहीं है। यहां पर एक्सप्लोजन का मतलब है कि यहां पर एक होता है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है देखने को आपको यहां पे मिलती है पॉपुलेशन की। क्लियर हुआ, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब ऐसे टाइम पे यहां पे ये भी देखा गया कि देखो यहां पे एक चीज और रही थी, वर्ल्ड वॉर और इकोनॉमिक डिप्रेशन की बाद भी जो यहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं। क्लियर हुआ, अब थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें 1951 से जो 81 तक चली है, तो यहां पे आप देखोगे हाई मोर्टेलिटी रेट, आपको जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो फॉल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो बच्चे जो है अब जब पैदा हो रहे हैं तो अब उनका जो मरने का जो रेट है वो कम हो गया। एक साल से पहले जो मर जाते हैं ना उनका रेट बहुत कम हो गया, हाई फर्टिलिटी हो गई, है ना। यहाँ पे आप देखोगे 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आपने देखा होगा जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो आप देखोगे कि यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम जो है बेटर तरीके से इंडिया को डेवलप कर पाए। तो ये सारी चीजें होने लगी, है ना। यहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है वो इंप्रूव होने लगी। तो ये सारी जो चीजें है ना, माइग्रेशन भी बढ़ गया, लोग जो बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें होने लगी। अब फोर्थ स्टेज क्या है भाई, फोर्थ है 1981 एंड उसके बाद आप देखोगे कि कॉन्टिन्यूसली क्या हुआ है भाई। हाँ, अब 1981 के बाद हम बात करें तो यहां पे एक नया बदलाव देखने को मिलता है। अब यहां पे होता क्या है कि भाई हमारी जो ग्रोथ रेट है ना पॉपुलेशन की वो डिक्लाइन करने लगती है। कि सर ये कैसे हुआ, अभी तो आप बोले तो यहां तक आते आते तो भाई पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब बेटा देखो 1981 के बाद एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है कि देखो होता क्या है कि एजुकेशन का जो महत्व है ना, एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है लोग समझ जाते हैं। और आप अब जब एजुकेटेड हो जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने में कोई फायदा है ही नहीं। तो यहां पर हुआ क्या कि जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे ओवर द टाइम जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है ना। क्रूड बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। अब यहां पे हुआ क्या, क्यों डिक्लाइन कर रहा है, तो उसका बताते हैं एक रीजन कि भाई देखो पहला तो एजुकेशन है, दूसरा क्या हुआ फिर सरकार जो है नई नई पॉलिसीज लाई कि भाई देखो पहले चाइल्ड मैरिज होती थी, है ना। 14-15 साल पे बेचारी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, उन्हें कुछ पता होता नहीं था, एजुकेशन होती नहीं थी। अब ऐसी उम्र में शादी कर रहे हो जिनको खुद नहीं पता कि शादी का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्लियर हुआ ना। तो यहां पे हुआ क्या, सरकार ने नए नए कदम उठाने शुरू कर दिए। जो मैरिज की जो एज लिमिट जो थी उसको बढ़ा दिया गया, 18 साल कर दिया गया। ठीक है ना, तो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे होने लगी। एक जो एजुकेशन जो है ना वो बढ़ी। एजुकेशन जो बेसिकली होते हैं ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करें, नए नए आईआईटीज एम्स वगैरह जो डेवलप होने लगे। तो यहां पर हुआ क्या, एजुकेट हो गया हम बेसिकली। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रीजनल वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब कौन कौन सी रीजनल वेरिएशन दिखाई देती है, मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अब वो हर एक रीजन में अलग अलग परसेंटेज से कर रही है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। तो ये बस डेटा बेस्ड है, अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा, ये बस इंग्लिश का हिंदी कर रहा हूं मैं, लिटरली बता रहा हूं मैं। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, इसमें डेटा दे रखा है, आप खुद भी पढ़ोगे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें, है ना, तो यहां पे आपको लेस देन 20% कहां देखने को मिलेगा, सदर्न स्टेट्स में। मतलब सदर्न मतलब ये हमारा जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये है ना, ये तेलंगाना वाला जो पोर्शन है यहां पर। क्लियर हुआ ना। चलिए, अच्छा, अब ये ज्यादा देखने को मिलेगा तो भाई हमारे जो नॉर्थ वेस्ट है ना, सेंटर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है हमारा, है ना, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर राजस्थान साइड की बात कर रहा हूं मैं, पंजाब हरियाणा साइड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इधर आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। और आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे वहां अच्छा मिलेगा। क्लियर हुआ, चलिए। अच्छा अच्छा, अब यहां पे एक जब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात होती है ना, यहां पे सबसे ज्यादा जो एक जो सेंटर में रखा जाता है वो रखा जाता है एडोलेसेंट को, है ना। क्या किसको रखा जाता है, एडोलेसेंट्स। अच्छा, ये कौन होते हैं
ये बेसिकली वो पॉपुलेशन होती है जो यंग पॉपुलेशन है ना, यानी कि पॉपुलेशन की हम बात करें बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स, मैं क्रॉस कर चुका हूं इसको। एडसोलेंट की हम बात करें तो एडसोलेंट जो एज है बेसिकली, यहां पर आप देखोगे इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ है, लगभग आप देखोगे अबाउट 20.9% आपको पॉपुलेशन जो है यहां पे अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, अप टू द एज ऑफ ईयर्स इज अबाउट 20.9%। ये इस एज ग्रुप के आपको इतने परसेंट जो लोग हैं वो मिल जाएंगे आपको। अच्छा, हम बात करें मेल की, हम बात करें मेड एडोलेसेंट की हम बात करें तो ये आपको करीबन मिलेगी 52.7%, एज कंपेयर टू फीमेल ये सिर्फ कितनी है, तो ये सिर्फ 47.3%, मतलब यहां पे इक्वालिटी नहीं है। मेल जो है, यंग मेल जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द फीमेल। अब देखो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, एडोलेसेंस की हम बात क्यों कर रहे हैं, एडोलेसेंस की हम इसलिए बात कर रहे हैं बेटा, किसी भी देश की यंग पॉपुलेशन होती है ना, वही तो उस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है ना, और उस पॉपुलेशन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है देखो कच्ची उम्र होती है, बाली उम्र होती है, तुम भी तो इसी में हो ना, तुम भी इसी एज में चल रहे हो अभी, है ना, बाली उम्र है तुम्हारी, है ना, आप में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को एक सही डायरेक्शन में यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़े से वल्नरेबल पोजीशन में भी हो कि आपको कोई भी भड़का दे, है ना, आप जो है बहुत ज्यादा होता है ना, एक इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कोई भी आपको बोल दे, कुछ भी बोल दे तो इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो आपको सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में नहीं गए तुम्हारी इकोनॉमी जो है, हमारा भारत जो है सही डायरेक्शन में कैसे जाएगा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, इंडिया इज द कंट्री ऑफ यंग पॉपुलेशन, तो आप ही की बात हो रही है, ठीक है ना, इसी पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे लो एज एट मैरिज, अब देखोगे है ना, तो पहले शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती थी। इलिटरेसी की हम बात करें, मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा चंक है वो, जो पॉपुलेशन का चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो जिनको ठीक से एजुकेशन नहीं मिल पा रही, है ना। अब एजुकेशन नहीं मिलती तो क्या होता है भाई, जब कोई इंसान एजुकेट नहीं हो पाता तो आप देखोगे कई बार बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही क्राइम्स में चले जाते हैं, है ना, चोरी चकारी वगैरह कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना, और न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं मिल पा रहे। आप देखो हाई रेट ऑफ मैटरनिटी मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट्स मदर्स की हम बात करें, ठीक है, हाई रेट ऑफ HIV एड्स, ये किससे बहुत निकल रहे हैं भाई, HIV एड्स वगैरह बहुत हो रहा है आजकल, क्योंकि नॉलेज होती नहीं है उनको, है ना। ड्रग्स की हम बात करें, है ना, जुवेनाइल डेलिकेंसी की हम बात करें, भाई यंग एज में क्या होता है, यंग एज में आप देखोगे भाई लोग क्राइम कर देते हैं, है ना, जुवेनाइल जिससे जो कहाँ जाते हैं, जुवेनाइल कोर्ट में जाते हैं, जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं कोई भी क्राइम वगैरह कर देते हैं तो उनको उसी में ट्रीट किया जाता है, तो भाई क्राइम रेट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब आप ड्रग्स में डूब जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो ये जो पॉपुलेशन है ना, पूरी पॉपुलेशन की हम बात करें तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और एट द सेम टाइम ये थोड़ी सी वल्नरेबल पोजीशन में भी है, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, तो सरकार ने भी कुछ किया भाई। तो सरकार आप देखोगे 2014 में नेशनल यूथ पॉलिसी लाई। अब इसमें होगा क्या, हम यहाँ पे यंग जो लोग हैं, जो काम करने लायक लोग हैं, इनको जो हम अपॉर्चुनिटीज देंगे बहुत सारी, तो ये इसके लिए सरकार जो है नेशनल यूथ पॉलिसी लाएगी कि भाई उनको जो एक मौका दिया जाएगा, खुद को जो है क्या करने का एक्सपोजर मिलेगा थोड़ा सा उन्हें, है ना। तो इसमें जो है सरकार जो नेशनल यूथ पॉलिसी ले आई, उसके बाद आप सरकार ने देखा ठीक है यार पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कोई काम ही नहीं करना आता तो आपको नौकरी कौन देगा। तो यहाँ पे सरकार ने क्या शुरू किया, द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे सरकार ने लोन वगैरह दिया कि भाई आपके पास कुछ आइडिया है तो आप उस आइडिया को शुरू कर सकते हो, सरकार लोन देगी आपको कोई स्किल सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हो, क्लियर हुआ ना। तो सरकार वगैरह जो है उसमें आपकी हेल्प करेगी। तो इस यूथ को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो है यहां पर कुछ पॉलिसीज भी जो है गवर्नमेंट लेके आई, ताकि जो है थोड़ा सा हमारा जो यूथ है वो सही डायरेक्शन में जा सके, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में, है ना। ये एक नया टॉपिक है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की। बेटा मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, है ना। तो देखो सिंपल सा बात होता है कि किसी भी जगह की आप अगर पूरा स्टैट्स दे रहे हो उसको, है ना, पूरा जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि किसी भी जगह में जो लोग हैं वो उनकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हो, लाइक उनकी जो है ना, उनकी जो एज और सेक्स है, उनका जो कहां रहते हैं वो, है ना, उनका एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, है ना, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, रिलीजन, ऑन द हर चीज के ऊपर, मतलब आप देखो, आप एक कोई पार्ट उठा लो, आप किसी भी जगह के ऊपर जो है पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा तैयार कर सकते हो, है ना। या तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे करोगे, आप या तो रिलीजन के बेसिस पे करोगे, आप या तो मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे करोगे, आप एजुकेशन के बेसिस पे करोगे, आप या तो लिटरेसी रेट के बेसिस पे करोगे, या फिर आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पे करोगे। यह है क्या बेसिकली, देखो ये अलग अलग सेपरेट चीजें हैं, इन सबका आप अलग अलग सेपरेटली डेटा निकाल सकते हो, है ना। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्पोजिशन बोल देंगे। भाई किसी भी देश की पॉपुलेशन जो है वो क्या करके आ रही है बेसिकली, और आप वो अलग अलग बेसिस पे ले सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एज और सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी पे भी ले सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बोलते हैं, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने किसको उठाया भाई, हमने गांव और शहरों के जो कॉम्पोजिशन है कि कितने लोग जो है गांव में रह रहे हैं, कितने लोग शहर में रह रहे हैं, कि कौन सा चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है ज्यादातर गांव में रहता है, किस स्टेट्स में, कौन सा शहरों में रहता है, तो उसकी जो हमने बात कर ली यहाँ पे, क्लियर हुआ। चलिए
अच्छा, हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ रेजिडेंस एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। 68.8% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेज, है ना। अगर 2011 की हम बात करें तो हमारा पूरा जो हम बात करें 68.8% जो पॉपुलेशन थी वो कहां रहती थी? गांव में रहती थी। क्लियर हुआ ना? चलिए अच्छा, अब यहां पर जो पूरे पॉपुलेशन जो है उसका जो प्लेस ऑफ, कोई भी पॉपुलेशन कहीं भी रह रही है ना, यानी कि जो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है जहां पर वो रह रहा है वो क्या दिखाता है? तो वहां पे जो सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में दिखाता है। भाई कोई भी इंसान कहीं रह रहा है, अगर गांव में रह रहा है तो उसका रीजन होगा भाई, है ना। गांव में एक्स-वाई-जेड कुछ भी कर रहा हो, खेती कर रहा हो, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो देखो एक तो मैंने हिस्टोरिकल फैक्टर बताया था आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कोई भी कहीं रह रहा है तो ऑब्वियसली बात है जहां रह रहा है वो तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर रहा होगा ना वो। तो वैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन जो है ना उसका कंपोजिशन जो है वो बहुत हाई है। 2011 की डेटा के अकॉर्डिंग जो है 68.8% पॉपुलेशन जो थी वो आप बोल सकते हो हमारे जो पॉपुलेशन जो थी बेसिकली आप देखोगे ना वो रूरल पॉपुलेशन आप काउंट कर सकते हो, जो विलेजेस में रह रही है, गांव में रह रही है, रूरल पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है। अब डेवलप्ड नेशन में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, वहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है। क्लियर? उनके तो गांव भी बहुत डेवलप्ड है, उनकी तो गांव की डेफिनेशन भी अलग है, जो वो गांव बताते हैं वो हमारे यहाँ पे हाईटेक शहर है। ठीक है, चलिए जैसे हम बात करें इंडिया की तो 6,40,867 विलेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। क्लियर हुआ? ये आउट हुआ। फिर आप देखोगे आउट ऑफ दिस 5,97,608 जो 93.2% विलेजेस जो है वो इनहेबिटेड विलेज है, मतलब वहां पे लोग रह रहे हैं, प्रॉपर रहने लायक विलेजेस हैं। क्लियर हुआ ना? अच्छा, मैं बात करूं स्टेट लाइक बिहार, सिक्किम, यहां पे आपको हाई परसेंटेज ऑफ क्या मिल जाएगा? पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, रूरल पॉपुलेशन जो है देखने को मिल जाएगी, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बिहार की, सिक्किम जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आप, यहाँ पे आपको तमाम गांव मिल जाएंगे। लाइक हम बात करें सिक्किम की, नागालैंड की, मेघालय की, यहाँ पे आपको गांव मिल जाएंगे। लाइक मैं हिमाचल की बात कर लूँ, थोड़ा सा पहाड़ों पे चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छे खासे गांव देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको रूरल पॉपुलेशन जो है अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अच्छा, मैं बात करूँ गोवा की, महाराष्ट्र की, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ना लिटिल ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन रिसाइडिंग विलेजेस। तो यहाँ पे हम बात करें तो इधर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है आपको, है ना। गोवा एंड पॉपुलेशन हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रिसाइड इन द विलेज। द यूनियन टेरिटरी हैज स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। जैसे हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, है ना, जैसे हाँ, अगर मैं दादर नागर हवेली को छोड़ दूं, है, यहाँ पे 53.38 पॉपुलेशन जो है कहाँ रह रही है? वो जो है आप देखोगे गांव में रह रही है। लेकिन बाकी की यूनियन टेरिटरीज की हम बात करें, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है आपको बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। मतलब शहरों में रहने वाली जो पॉपुलेशन है बहुत कम देखने को मिलती है। ज्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रूरल एरियाज में ही रहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं दादर नागर हवेली की बात कर रहा हूं। बाकी अगर आप देखोगे ना पूरी यूनियन टेरिटरीज की हम बात करें, जैसे हम बात करें चंडीगढ़ की, जैसे मैं बात करूं दिल्ली की, जैसे मैं बात करूं ये हमारा ये जो आजकल तो लद्दाख भी है भाई, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ गया, यहाँ की हम बात कर लें, या फिर हम और भी जो स्टेट्स हैं उनको हम ले लें, यूनियन टेरिटरी जो है उनको ले लें, पौंडीचेरी वगैरह को ले लें, तो यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पर स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो रूरल पॉपुलेशन का है। बाकी अगर मैं हाँ दादर नागर हवेली की बात करूँ, ये भी क्या है हमारी एक, ये भी आप देखोगे एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है गांव में देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही अच्छा, तो जैसे गोवा महाराष्ट्र की आपने बात कर ली, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ आप देखोगे ना थोड़ी सी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा पॉपुलेशन जो गांव में नहीं रहती। ये पूरा डेटा देख लो यार, ये पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है वैसे, मेरे को थोड़ी सी प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा डेटा देख लिया आपने, है ना। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। जैसे मैं बात करूं गोवा महाराष्ट्र की, तो आप देखोगे हाफ से ज्यादा आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन जो है ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन रिसाइडेड इन विलेजेस। जैसे मैं बात करूं थोड़ा सा आपको महाराष्ट्र का अगर मैं एक डेटा बताता हूं तो लगभग जो है 2011 वाला जो डेटा 2011 वाला जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो करीबन जो है 53% जो पॉपुलेशन है, मतलब ओवर द हाफ, मतलब आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो वो कहां रह रही है? गांव में रह रही है अभी भी, है ना। वहां के गांव भी बहुत अच्छे होते हैं। महाराष्ट्र की हम बात करें, गोवा में भी वही सेम सीन है। गोवा में तो खैर गोवा एक टूरिस्ट
स्टेट है, तो भाई आप वहां की बात करोगे तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो गांव में रह रही हो, शहर में रह रही हो, लेकिन वो डेवलप्ड है। वहां पे गांव और शहर वाली फील नहीं आएगी क्योंकि वो एक टूरिस्ट एरिया है, वहां पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है अभी भी गांव में रहती है, ठीक है। वही मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, एक स्मॉल पोर्शन जो है गांव में रहता है, एक्सेप्ट दादरा नागर हवेली, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द साइज ऑफ विलेज, इट इज लेस देन 200 पर्संस इन हिल स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ, एंड एज हाई एज 17,000 पर्सन इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। अब देखो यहाँ पे क्या देखो मिले, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, ओवर द हाफ आधे से ज्यादा पॉपुलेशन महाराष्ट्र में कहाँ रह रही है, गांव में रह रही है। 53.5% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, बेसिकली आप देखोगे वो गांव में रहती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूं, मतलब किसी गांव में कितने लोग रह रहे हैं, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे 200% जो है किसी भी गांव में रह रहे होंगे, एवरेज की बात करी जा रही है ना। जैसे हम बात करूं वेस्टर्न राजस्थान की, रन ऑफ कच्छ की, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो आपको कम पॉपुलेशन वाले गांव देखने को मिल जाते हैं। वहीं मैं बात करूं कुछ गांव ऐसे भी इनकी पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ज्यादा है, लाइक अगर मैं यूरोप की बात करूं वहां पे इतनी शहरों में होती है उतनी यहाँ पे जो है गांव में, जैसे मैं बात करूं 17,000 पर्सन की बात हो रही है। लाइक आपको केरला में और महाराष्ट्र में ऐसे, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, 17,000 से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ ना। चलिए अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन का, तो ये क्या है अभी, तो 31.16%। अगेन ये 2011 का डेटा है। इंडिया इज क्वाइट लो बट इट शोइंग अ मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द डिकेड्स। अच्छा यहाँ पे ओवर द डिकेड हम देखें तो ये अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब अगर आप 2011 की मैं बात की थी ना, अगर लेटेस्ट डेटा की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छी खासी ग्रोथ हुई है यहाँ पे। मतलब ये जो परसेंटेज है जो अभी दिखा रहा है ना, ऑलमोस्ट 70% जो लोग हैं वो गांव में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, ये बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। लोग जो है शहरों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। जो ट्रेंड आज से 100 साल पहले डेवलप्ड नेशन है ना आज के टाइम पर, वहां देखने को मिला था, वही आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है। लोग जो कहां भाग रहे हैं, शहरों की तरफ जो है भाग रहे हैं। क्लियर हुआ। चलिए अच्छा अब यहां पे आप देखोगे कि यहां पे ग्रोथ जो है, यहां पे अर्बन पॉपुलेशन में क्यों देखने को मिला है, लोग जो है अर्बन सेंटर्स पर ज्यादा रहना क्यों चाहते हैं। वहां पर आपको अचानक से आप देखोगे कि पॉपुलेशन में इतनी तेजी क्यों आ रही है, तो यहां पे सिंपल सा मतलब है क्योंकि भाई शहरों में क्या होता है, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है भाई, अच्छी खासी कंपनीज आती हैं, प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो यहाँ है ना हाइजीनिक कंडीशंस वहां पे मिल जाती हैं आपको एज कंपेयर टू विलेजेस, अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ये सारी कंडीशन वहां पे लागू हो जाती है। क्लियर हुआ ना। चलिए अच्छा और आप देखोगे इट इज नोटिस दैट in almost all states and UTs there has been a considerable increase of the urban population। अच्छा अब यहां पे आप किसी भी सेंटर, किसी भी स्टेट को उठा लोगे, चाहे महाराष्ट्र को उठा लो, चाहे आप यूटीज यूनियन टेरिटरीज को उठा लो, वहां पर आपको अच्छा खासा जो है यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको अर्बन पॉपुलेशन जो है देखने को मिल जाएगी, कि जो लोग जो है वो कहां जा रहे हैं, वो अर्बन सेंटर्स की तरफ जो है भाग रहे हैं। क्लियर हो, ये सारा अच्छा खासा पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये सारी चीजें तो हो गई यार, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। अब एक नए टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा वही बताया गया कि भाई माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है। माइग्रेशन तेजी से क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है ना। पूरे जो रोड्स है हमारी, जैसे महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में रोड बहुत प्यारे हैं। यूपी की बात करूं तो यूपी में बहुत अच्छे रोड्स बन गए हैं, तो रोड लिंक्स है, रेलवे लिंक्स है ना, तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो आप देखोगे लोग जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं। जैसे आप साउथ की बात करोगे तो लोग बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं, है ना, हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं, पुणे की तरफ जा रहे हैं, है ना। नॉर्थ की बात करोगे लोग दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली हो गया हमारा, ये जो नोएडा गुड़गांव वगैरह भाग रहे हैं। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको क्यों देखने को मिल रही है, तो आप देखोगे अर्बन सेंटर्स की हम बात करें तो वो मेन उनको मतलब मेन उनका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, उसकी बात की जा रही है। अच्छा अब बात कर लेते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है रिलेटेड टू लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक की जब भी बात होती है समथिंग लाइक कि आप किसी भाषा के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर हुआ ना। अच्छा अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था 1903 में और 1928 के बीच में, और किसने करवाया था, इनका नाम याद रखना, ग्रेसन ने, है ना, ग्रेसन ने करवाया था। अब इसमें निकल के आता है कि इंडिया में जो है कितनी लैंग्वेजेस है, इंडिया की हम बात करें तो 179 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, और यहां पर आपको 544 या 544 से ज्यादा डायलेक्ट देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो बोलने का तरीका है ना, डायलेक्ट जो होता है ना, जो टोन होती है, मतलब हिंदी तो आप बोल रहे हो लेकिन हिंदी भी अलग अलग जगह पे बोली जाती है ना, उसकी टोन अलग हो जाती है। आप यूपी में 10 जगह जाओगे आपको 10 तरीके के डायलेक्ट मिल जाएंगे। क्लियर हुआ ना। तो उसको बोलते हैं डायलेक्ट, बोलने का तरीका जो होता है। तो 179 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, 544 से ज्यादा डायलेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया देयर आर अबाउट 20। हाँ अब जैसे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है इंक्लूडिंग हिंदी, है ना। क्लियर हुआ ना। आप बोलोगे हाँ हमारी जो हाँ क्लियर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कि आप देखो पूरी मॉडर्न इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में देखोगे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड नंबर ऑफ द नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज, आपको शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दोनों देखने को मिल जाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आते हैं 22 जिन लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, क्योंकि देखो हमारे देश में कोई भी क्या है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बता सकते। ऑल्दो हमारी हिंदी का परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा है, 43% से ज्यादा जो लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि साउथ में आप जाओगे तो कोई
तमिल बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, तो आप किसी भी एक भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्योस के चांसेस हो जाएंगे, लोग आपस में लड़ने लगेंगे, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है उसमें सारी भाषाओं को डाल दिया, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप हिंदी को छोड़ के आप देखोगे तमिल, तेलुगु, है ना, ये हमारी जो ये कन्नड़ वाली बात कर लूँ, कन्नड़ भाषा जो है, मलयालम जो है, ये सब आ जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब जैसे अगर बात करूं शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो हमारी है, उसमें से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है भाई, हिंदी का है। 43% से ज्यादा जो लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। स्मॉलर लैंग्वेज की हम बात करूं तो यहाँ पे आपको संस्कृत, है ना, बोडो की हम बात करें, मणिपुरी की बात करें, तो ये जो भाषाएं जो है ये काफी कम बोली जाती हैं, लेकिन हाँ ये भी पार्ट है उसका शेड्यूल का। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको कुछ जो है यहाँ पे फैमिलीज मिल जाती है। अब यहाँ पे आपने सुना होगा, है ना, जैसे ड्रविडियन फैमिलीज जो है, ऑस्टिन फैमिलीज जो है ना, साइनो तिब्बतियन फैमिलीज जो है, इनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, है ना। तो ये भी परसेंटेज जो आपको इंडिया में इंडो यूरोपियंस की हम बात करें तो ये आपको सारी जो फैमिलीज जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम बात करूं, इनकी सब फैमिलीज भी होती हैं, है ना। ब्रांचेस की बात करूं तो इनकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। अब कहां का ये भाषाएं बोली जाती हैं वो भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है पूरा कहां जाता है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि अलग अलग फैमिलीज है, फैमिलीज को किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उनकी लिंग्विस्टिक फॉर्म के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। मतलब वो जैसी भाषा बोल रहे हैं, द्रविडियन की बात करें 20% मिल जाएंगे आपको, है ना। साइनो तिब्बत की बात करें 0.85% मिल जाएंगे आपको, है ना। इंडो यूरोपियंस की बात करें 73%। अच्छा, ये इंडो यूरोपियंस की हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे ये इंडो आर्यंस की बात की जा रही है ना। जैसे हम बात करें यूपी बिहार वाला जो एरिया, यूपी बिहार, है ना, पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे आपको ये वाली फैमिली में आ जाते हैं, इंडो यूरोपियंस वाली फैमिली में आ जाते हैं। 73% आपको जो लोग हैं वो यही मिलेंगे, है ना। तो जैसे ईरानियन, है ना, डायरेक्ट इंडो आर्यन। तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, तो इन सब में जो है आपको बोलते हुए लोग दिख जाएंगे। ज्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो इंडियन यूरोपियन जो आर्यन, बेसिकली आपने सुना होगा आर्यन, जो आर्यन इन्वेजन हुआ था बहुत सालों पहले, तो ऐसा बोला जाता है आर्यन ही जो है नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो ऐसा कुछ बोला जाता है। मतलब ये थ्योरी है, ये क्लियर हुआ। इंडो आर्यंस बोलते हैं हमें। चलिए, रिलीजियस कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रिलीजियस कॉम्पोजिशन के बारे में, भाई किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तो आप देखोगे कि भाई जो हिंदू धर्म जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ जो ग्रुप है, आप देखोगे स्टेट जो है वहां पर आपको देखोगे 70-90% पॉपुलेशन जो आपको किसकी देखने को मिलेगी, हिंदूज की देखने को मिलेगी। एक्सेप्ट अगर कुछ स्टेट्स को हम छोड़ते हैं, है ना। जैसे हम बात करें जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो भी देश है, जैसे हम बात करें थोड़ा सा, आप जाओगे ना इधर साइड, बंगाल साइड जाओगे, या फिर कश्मीर को उठा लो आप, है ना, कश्मीर को उठा लो आप, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उठा लो, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको क्रिश्चियंस वगैरह देखने को मिल जाएगी। या फिर कुछ पार्ट, अगर डिक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट उठा दो तो यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलेशन जो है यहाँ पे कम जो है हिंदू पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी पॉपुलेशन की बात करूं, जो माइनॉरिटी ग्रुप जो है, यानी कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये पॉपुलेशन जो है आपको मुस्लिम्स की सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में, है ना। कुछ वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। तो आपको मुस्लिम जो है वेस्ट बंगाल में अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में तो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। क्लियर हुआ। इनकी बात करें, केरला की हम बात करें, है ना, और कुछ हम उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर ले, है ना, लक्षद्वीप की हम बात कर ले, तो ये सब जो है दिल्ली, लक्षद्वीप की हम बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन जो आपको देखने को मिल जाएगी मुस्लिम्स की। क्रिश्चियन पॉपुलेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो आपको साउथ में देखने को मिलेगी या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलेगी। लाइक केरला की हम बात करें, वहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन जो आपको क्रिश्चियन देखने को मिलेगी, जो कि रूरल एरियाज में रह रही होती है। अच्छा, हम बात करें अच्छा, जैसे वेस्टर्न कोस्ट की हम बात करें, लाइक गोवा की हम बात करें, केरला की बात करें, यहाँ पे अच्छे खासी जो आपको जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन देखने को मिलेगी। हिली एरियाज की बात करें, लाइक मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, हिल्स ऑफ मणिपुर की हम बात करें, यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको क्रिश्चियन देखने को मिल जाएगी। सिख की हम बात करें, सिख, है ना, ये रिलेटिवली परसेंटेज भी कम है इनका, और कहां ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड, जो नदन वाला प्लेन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैन्स और बुद्धिस्ट की हम बात करें, ये बहुत ज्यादा एक आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट इंडिया का जो है रिलीजियस ग्रुप है ना। और जैसे हम बात करें जैन्स की, तो जैन्स आपको कहां मिलेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। बुद्धिस्ट की हम बात करें, मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द महाराष्ट्र, या फिर आप देखोगे थोड़ा सा हिली एरिया में चले जाओ, हिमाचल, है ना, उत्तराखंड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। बुद्धिस्ट की हम बात करें, सिक्किम में मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तो यहाँ पे भी आपको जो है अच्छे खासा परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के बारे में, मतलब अब पॉपुलेशन कर क्या रही है ना। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, करते क्या हो, तो कुछ तो कल्टीवेटर है, एग्रीकल्चर लेबर्स है ना, कुछ हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, और कुछ अदर वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जैसे हम बात करें 54.6% जो पॉपुलेशन जो है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन किसमें लगी हुई है, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चर लेबर, यानी या तो खेती कर रहे हैं या तो वो खेती में कुछ लेबर वगैरह का काम कर रहे हैं, खेती में लगे हुए हैं।
हम बात करें ओनली 3.8% जो पॉपुलेशन है वो कहां किस में इंगेज है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में। सर ये हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो पॉपुलेशन है वो किस में लगी हुई है? ये बेसिकली होता है ना कि जब घर में कुछ छोटा मोटा बिजनेस खोल लेते हैं, है ना। जैसे हम बात करें ये जो होता है ना मैच स्टिक बनाने का, है ना, ये जो बास्केट वीविंग का काम होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये किसमें आ जाती है? हाउस होल्ड में आ जाता है। इसमें होता है कि आप अपने फैमिली के साथ मिलकर जो है छोटा मोटा जो है, या फिर अपने गांव में कोई एक छोटा सा सेंटर खोल लेते हो और इसमें कुछ चीजें बनाने लगते हो। लाइक आपने वो जो बास्केट वीविंग का काम होता है ना वो बनाने लगे आप, कुछ भी XYZ, है ना, कोई भी क्राफ्ट का काम है वो आप बनाने लगे, ये सारी चीजें आ जाती है। 41.6% आर अदर वर्क्स इंक्लूडिंग द नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स और कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड अदर सर्विसेज। बात करें 46% में अदर ग्रुप आ जाते हैं, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। अब बात करें हम मेल वर्कर्स आउट नंबर द फीमेल। अब यहां पे एक चीज देखने को मिलती है जो थोड़ी सी चिंताजनक है कि यहां पे जो मेल वर्कर्स जो है ना वो ज्यादा है, आउट नंबर है, मतलब है ना, एज कंपेयर टू द फीमेल वर्कर्स इन द ऑल द 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स की हम बात करें, क्लियर हुआ? तो भाई यहां पर ये जो डेटा है ये थोड़ा सा डरा देना। ऑब्वियस सी बात है कि वर्क फोर्स की हम बात करें, यहां पे काफी ज्यादा जो आपको इंबैलेंस देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? हाँ या ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? एक मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट। क्लियर हुआ? तो भाई समझ में आया? तो यहां पे एक आपको नंबर देखने को ऐसा मिलता है कि यहां पे जो मेल वर्कर्स है वो आउट नंबर्ड एज कंपेयर टू फीमेल। और ये तीनों सेक्टर की बात करूं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो यहां पे क्या देखने को मिलता है? इनक्वालिटी देखने को मिलती है कि भाई एक तरफ मेल्स को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि सेम काम के फीमेल को कम मिल रहे हैं, मेल को ज्यादा मिल रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ डेटा देखोगे ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा डरा देने वाला है। प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें, पर्सन की टोटल इतने लोग इंगेज है ना, परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क 54.6%, ये 2011 का डेटा है। अब देखोगे यहां पर तो लगभग जो है देखो, है ना, इतने परसेंट जो है 100,000 है ना, तो 16 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, 16 करोड़ 54 लाख, हाँ हाँ 16 करोड़, और यहाँ पे 9 करोड़ आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आप अगर पूरे दोनों का नंबर देखोगे, वर्क फोर्स का नंबर देखोगे, तो यहाँ पे हर टर्म में आप देखोगे मेल ही आ गया। सेकेंडरी की बात करूं, टर्शरी की हम बात करें, तो आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे मेल कितने ज्यादा है और फीमेल कितना है। तो यहाँ पे आपको मेल जो है आउट नंबर करते हुए दिखाई देते हैं, देंगे आपको। तो ये क्या दिखाता है? बेसिकली इनक्वालिटी दिखाता है ना। तो ये सारी जो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बेसिकली क्या है? सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉपुलेशन जो है काम करने लायक हो जाती है ना, तो वो वर्क फोर्स का पार्ट बन जाती है कि भाई वो पॉपुलेशन जो है काम करने लायक है, काम कर सकती है, तो वो एक वर्क फोर्स का पार्ट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई मेल पॉपुलेशन जो है वो आउट नंबर कर रही है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स, अगर हम बात करें। क्लियर हुआ ना? तो यहां पर ये चीज क्या दिखाता है? इनक्वालिटी दिखाता है कि भाई विमेन को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना, जो एक्सेस है विमेन का एजुकेशन पे वो नहीं है ना, उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो आप देखोगे यहां पर बहुत सारे जो इनिशिएटिव है वो लिए गए, आप देखोगे ना, जैसे यूएनडीपी ने भी इसके बारे में मेंशन किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब नरेंद्र मोदी जी आए उन्होंने शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पे मेन यही था कि भाई जो लड़कियां हैं जिनको थोड़ा सा अलग हटा के रखा है, जिनको घर में बिठा के रखा हुआ था, तो अब उनको जो है एजुकेशन देने का, या फिर उनको उनको जो है थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो मेल को तो मिल ही नहीं है, आप ये डेटा देख रहे हो तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि मेल जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, लेकिन फीमेल क्यों नहीं कर पा रही? उसके पीछे भी तो कोई ना कोई रीजन होंगे ना। एक तो उनके हिस्टोरिकल रीजन होते हैं भाई, आप देखोगे पूरी हिस्ट्री देख लो, चाहे आप इंडिया की बात करो, दुनिया की किसी भी देश की बात कर लो, तो भाई यहाँ पे विमेन के साथ में थोड़ा सा गलत हुआ है ना, विमेन के साथ में थोड़ा गलत हुआ है, हमेशा गलत हुआ है। तो अब उस चीज को सुधारने के लिए आप देखोगे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो इसी के साथ क्या हुआ भाई, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी जो है फिनिश हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिया आपको। और भाई पॉपुलेशन ग्रो बहुत तेजी से कर रही है, ज्यादा ग्रो करना भी ठीक नहीं होता, ठीक है ना। अब देखोगे भाई चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, इंडिया की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंडिया का भी वो पॉइंट आएगा जब डिक्लाइन करने लगेगी। अब आप देखोगे ट्रेंड शुरू हो रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। चलिए, तो भाई इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश कर दिया, हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हो गया।